ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। पुलिस से साठगांठ के बाद गौकश आजाद, बजरंगियों के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। भगवा खेमे में नाराजगी, सांसद बाबूलाल ने दी पुलिस को चेतावनी। नकल माफियाओं पर प्रशासन ने कसा शिकंजा, नकल पकड़े जाने पर होगी गैंगस्टर की कार्रवाई। ताज महोत्सव में आए प्रशासनिक अधिकारी ने शिल्पियों को दी चेतावनी, महोत्सव की व्यवस्थाओं को संभालने में करें सहयोग। और महोत्सव के पहले दिन युवाओं ने दिखाई अपनी खास दिलचस्पी, रेलवे बैंक के स्टॉल, कठपुतली और राजस्थानी लोक नृत्य की दिख रही है झलक। और अब खबर विस्तार से। जिला प्रशासन ने मीटिंग के दौरान कसे अपने अधीनस्थ अधिकारियों के पेच, जिसमें जिलाधिकारी पंकज कुमार ने भूमि अधिग्रहण सहित कई अन्य मसलों पर गंभीरता दिखाई। उन्होंने विभागीय लोगों से उनकी प्रोग्रेस की जानकारी लेते हुए काम में तेजी लाने की हिदायत भी दी। शासन की सख्ती का असर जिला प्रशासन पर भी साफ साफ दिखने लगा है, जिसने अपने तेवर एकदम बदल दिए हैं। जिला प्रशासन की मीटिंग में इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिला, जिसमें जिलाधिकारी पंकज कुमार ने विभागीय लोगों को खूब टाइट किया। उन्होंने जमीन अधिग्रहण से लेकर अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की और संबंधित अधिकारियों को जमकर हिदायत दी। उन्होंने शासन की मंशा स्पष्ट करते हुए सभी सरकारी महकमों से उन्हीं के अनुरूप काम करने की चेतावनी दी। तो जो फील्ड ऑफिसर है वो हमारे एसडीएम ही है। तो आप जब एसडीएम मिल रहे हैं तो कम से कम सारे इश्यूज वहाँ फ्लैग कर दीजिए, जैसे जो प्राइमरी ड्यूटी। जो फील्ड में ऑफिसर है वो सिर्फ एसडीएम ही है, उनका स्टाफ ही है, इनका कोई स्टाफ फील्ड में नहीं है। तो जो फील्ड से डिटेल्स आते हैं उसी पे काम करते हैं। इस मीटिंग में एडीएम, एलए के अलावा कई उप जिलाधिकारी भी मौजूद रहे, जिनको भी डीएम ने तेजी से काम करते हुए विभिन्न योजनाओं के अमलीकरण के निर्देश दिए। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में नकल माफियाओं से इस बार सख्ती से निपटा जाएगा। जिलाधिकारी पंकज कुमार ने किसी भी केंद्र पर नकल की सूचना मिलने पर दोषियों के खिलाफ एफआईआर के साथ साथ गैंगस्टर की कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। 19 फरवरी को बोर्ड परीक्षाओं के शुरू होने से पहले किरावली के एक केंद्र व्यवस्थापक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। 19 फरवरी से प्रारंभ हुई यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा में इस वर्ष नकल माफियाओं के मंसूबे कामयाब नहीं हो सकेंगे। डीएम पंकज कुमार ने नकल माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। किसी भी परीक्षा केंद्र पर नकल की सूचना मिलने पर केंद्र व्यवस्थापक और कक्ष निरीक्षक के विरुद्ध एफआईआर कराई जाएगी। नकल माफियाओं पर नकेल कसते हुए जिलाधिकारी ने गैंगस्टर की कार्यवाही के निर्देश भी जारी किए हैं। किरावली के एक परीक्षा केंद्र पर अनियमितताओं की शिकायत पर डीएम ने मामले में एफआईआर दर्ज होने की बात कही। हो गई है, पहला सेशन सुबह का हो भी गया है। हम लोगों ने निर्णय ये लिया है कि हम नकल नहीं होने देंगे किसी भी हाल में, और हम लोगों ने आपसे भी कहा, में फीडबैक दीजिए, जहाँ जहाँ गड़बड़ मिलेगी हम लोग कार्रवाई करेंगे, एफआईआर कराएंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो गैंगस्टर एक्ट लगाएंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो जितनी कड़ी कार्रवाई करनी पड़ती है करेंगे। किरावली में एक बहुत बड़ा मामला सामने आया था, उसमें एफआईआर हो गई है और उसमें कार्रवाई होगी, आप चिंता मत करिए। वो मिला है हम लोग को डिटेल्स, इसीलिए एफआईआर इमीडिएटली करा दी गई थी एंड नाउ उसका लॉजिकल कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे। नकल पर शिकंजा कसते हुए जिलाधिकारी ने मीडिया बंधुओं से भी सहयोग की अपील की है। शिक्षा विभाग ने पहले से ही तैयारियां करते हुए जिले भर को 32 सेक्टर्स में विभाजित कर सेक्टर मजिस्ट्रेट को तैनात किया हुआ है। इस वर्ष शिक्षा विभाग ने संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों को पहले ही चिन्हित कर लिया है। बोर्ड परीक्षा के पहले दिन हिंदी की परीक्षा हुई। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की असली परीक्षा गणित और अंग्रेजी विज्ञान जैसे विषयों की परीक्षा के दिन होंगी। पिनहाट में बजरंगियों के खिलाफ मुकदमा लिखे जाने से भगवा खेमे में भारी नाराजगी है, जिनके नेताओं ने पुलिस विभाग के रवैये पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। यहाँ आपको बताते चलें कि भगवा ब्रिगेड ने गौकशों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था, लेकिन साठगांठ के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया, जिससे गुस्साए बजरंगियों ने खाकी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस संबंध में सांसद बाबूलाल ने पुलिस को कड़ी चेतावनी दी है।
गौहत्या का विरोध करना पिनाहट की भगवा ब्रिगेड को भारी पड़ गया है। पुलिस ने जिनके खिलाफ ही मुकदमा लिख दिया है। संगीन धाराओं में पंजीकृत हुए अभियोग से भाजपाइयों में भारी आक्रोश व्याप्त है, जिन्होंने सांसद बाबूलाल के नेतृत्व में एसएसपी से इस मामले की शिकायत की है। सांसद का कहना है कि भगवा कार्यकर्ताओं के खिलाफ गलत मुकदमा लिख गया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर पुलिस ने झूठे मुकदमे नहीं हटाए तो भाजपाई आंदोलन करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ उन्होंने गोकसी के ट्रक पकड़े थे, टैंकर में 4-5 गाय मरी मिली थी और ऐसो ने वादा किया था कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इनको नहीं छोड़ेंगे। उसके बावजूद उसने छोड़ दिया। हम लोग इसी संदर्भ में हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ है। हमने एसएसपी साहब से कहा है कि इसकी जांच करा के हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। अगर हमारे आदमी अगर झूठे फंसेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। गौरतलब है कि थाना पिनाहट में इन लोगों ने बीते दिनों एक ट्रक सहित तस्करों को पकड़वाया था, लेकिन पुलिस ने बाद में उन्हें छोड़ दिया। बात अगर यहीं तक सीमित रहती तो भी गनीमत थी, लेकिन बाद में लोगों के खिलाफ लिखे गए मुकदमे ने आग में घी डालने का काम शुरू कर दिया। अब गुस्साए भाजपाइयों ने भी सांसद के नेतृत्व में पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छावनी परिषद में चुनाव में विजयी हुए सभी 8 सदस्यों को छावनी परिषद कार्यालय में ब्रिगेडियर द्वारा शपथ दिलाई गई। इस मौके पर बोर्ड के सभी अधिकारियों सहित नॉमिनेट मेंबर्स भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद अगली लड़ाई उपाध्यक्ष पद के लिए होनी है, जिसके लिए बोर्ड ने 4 दिन का समय दिया है, जिसके बाद उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। छावनी परिषद चुनाव के नतीजे आए हुए तकरीबन 1 माह बीत जाने के बाद छावनी परिषद कार्यालय के सभागार में निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सभी 8 निर्वाचित सदस्यों को ब्रिगेडियर द्वारा शपथ दिलाई गई। सबसे पहले लगातार तीसरी बार चुनाव जीती यशोदा रानी ने शपथ ली। शपथ लेती हूँ मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। Having become a member of this board, to swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to महेंद्र, जो इस बोर्ड का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा। बोर्ड का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्य निष्ठा से शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक पालन करूंगा। भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक पालन करूंगा। द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा। शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होने के साथ ही अब अगली लड़ाई उपाध्यक्ष पद को लेकर होनी है, जिसके लिए बोर्ड ने 4 दिन का समय दिया है। बोर्ड द्वारा 4 दिन बाद मीटिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें उपाध्यक्ष पद को लेकर चुनाव होगा, जिसको लेकर गहमा गहमी जारी है। पद के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे डॉक्टर पंकज महेंद्रू ने कहा कि अभी 4 दिन बाकी है। उन्होंने अभी अपने पत्ते ना खोलते हुए इंतजार करने की बात कही। सर देखिए, जिसके पास मेजोरिटी होगी वो उपाध्यक्ष बन जाएगा। इसमें कोई दौड़ की तो बात है नहीं है। जो भी होंगे वो पत्ते आपके पास 4 दिन बाद खुल जाएंगे। यहाँ वोट होगा, जो नॉमिनी होगा वो खड़ा होगा और मालूम पड़ जाएगा। इसी के साथ इस बारे में उनकी पत्नी और बोर्ड की अन्य सदस्य डॉक्टर रेणु महेंद्रू का कहना था कि इस बार भी उपाध्यक्ष पद पर डॉक्टर पंकज महेंद्रू की ही जीत होगी, पर लगातार सदस्यों की खरीद फरोख्त पर पूछे गए सवाल को वो टाल गयी। नहीं, उपाध्यक्ष पद के दावेदार तो डॉक्टर पंकज महेंद्रू ने चाहा और डॉक्टर पंकज अगर वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनके लिए सब बराबर है। मैं भी वाइस प्रेसिडेंट होंगी, अगर इनका सपोर्ट रहेगा तो ये भी होंगी। अगर हमें 2 लोग 3 लोग और मिलेंगे तो वो भी एज ए वाइस प्रेसिडेंट ही रहेंगे। सब बराबर हैं, तो इसलिए थैंक यू। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे सदस्यों से बात की तो उनका कहना था कि जनता ने इस बार बदलाव के लिए वोट किया है और उपाध्यक्ष पद पर भी बदलाव होगा। जनता ने इस बार 5 नए चेहरों को मौका दिया है और हम सभी इस पद के लिए 1-1 साल के फॉर्मूले पर विचार कर रहे हैं। जो वोट हुआ है पूरी छावनी के अंदर वो बदलाव के लिए हुआ है, ठीक है ना। उसका द्वारा 5 मेंबर नए जीत के आए हैं, तो उपाध्यक्ष पद पर बदलाव चाहती है जनता और वो बदलाव उस दिन पूरा होगा जिस दिन उपाध्यक्ष पद का चुनाव हो जाएगा। हमारे यहाँ दावेदार सब है, हम 5 दावेदार हैं, 5 ही बनेंगे। उपाध्यक्ष के हम
5 आदमी है और हम में से एक आदमी पहली साल बनेगा, दूसरा दूसरी साल बनेगा, इसी तरीके से हम 500 बनेंगे। उपाध्यक्ष के लिए अभी हम बैठ के सब जने बात करी जाएगी, जो भी अब पर्ची डलेगी उसमें से जो भी बन के आएगा उसी को। शपथ ग्रहण के बाद अब उपाध्यक्ष के लिए जोर आजमाइश को अब 4 दिन का समय दिया गया है। देखना होगा कि इस बार उपाध्यक्ष पद पर कौन काबिज होता है। जिले में बेखौफ बदमाश हर रोज नई वारदात को अंजाम दे पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। बीती रात थाना सदर के नंद टॉकी चौराहे पर स्थित पीएनबी बैंक के एटीएम को बदमाशों ने तोड़कर वारदात को अंजाम दे डाला। पर गनीमत रही कि चोर एटीएम का कैश नहीं ले जा सके, जिससे एक बड़ी वारदात टल गई। लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण कर कार्रवाई की बात कही है। आगरा पुलिस के अधूरे खुलासे और लचाकारी शैली के चलते अपराधियों के एक और दुस्साहस कार्य से पुलिस पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल आगरा के थाना सदर के शहजादी मंडी स्थित पीएनबी के एटीएम को निशाना बना लूटने की कोशिश की गई, जिसमें बदमाश एटीएम को काटकर कैश बॉक्स तक पहुंच चुके थे। लेकिन बदमाश अपने लूट के मंसूबों को कामयाब भले ही ना कर सके, लेकिन एक ही थाना क्षेत्र में लगातार तीसरी वारदात को अंजाम दे पुलिस को निकम्मा साबित करने के मंसूबों में जरूर सफल हो गए। इस बैंक के एटीएम को बैंक के ही कर्मचारियों ने जब देखा तो एटीएम को संदिग्ध स्थिति में पाया। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जांच में पाया गया कि एटीएम का कैश सुरक्षित है, लेकिन बदमाश कैश बॉक्स तक पहुंचने में सफल नहीं हो पाए। अगर बदमाशों को थोड़ा समय और मिलता तो निश्चित ही वो इस लूट में भी सफल हो जाते। इस बार लूट भले ही ना हुई हो, लेकिन पूर्व में इसी इलाके में 2 बड़ी घटनाएं, जिसमें विजय बैंक डकैती में कई लोगों की जान पर भी बनाई थी। सबक ना लेते हुए पुलिस अभी भी अपराधियों के सिर्फ पीछे ही नजर आती है। पिछले कुछ दिनों में सदर थाने में एक एटीएम भी लूटा गया था, तो बैंक लूटा गया था, एटीएम लूटा गया था। तो मुझे लगता है कि एटीएम्स की ड्यूटीज़ हमने बहुत सीरियसली ली थी तब से, और मैंने अभी देखा इसका बैंक का निरीक्षण किया तो ये मेरे संज्ञान में आ रहा है कि जो एटीएम मशीन होती है उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है, कमज़ोर हिस्सा होता है, उसको अगर गिरा दिया जाए तो पीछे वाला एंट्रेंस जो है बैंक का बहुत ही ईजी है। बैंक में हुई इस वारदात के बाद जब सुरक्षा के संबंध में बैंक अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि बैंक में सुरक्षा कर्मी को रखने का निर्णय कॉर्पोरेट ऑफिस द्वारा किया जाता है। कोई आवाज या आवाज पर कोई सायरन नहीं बजता इस तरह का। चोर आके सायरन बजाएगा? नहीं, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। में कितने सीसीटीवी हैं और इस वक्त कितने चालू हालत में हैं? वो देखने से पता लगेगा, सारे सिस्टम चालू हैं। टोटल कितने सीसीटीवी हैं बैंक में? सीसीटीवी चल रहा है, उसके अभी गार्ड की कोई पोस्टिंग नहीं है एकदम। बड़ी बैंक के बगल में विजय बैंक के अंदर डकैती पड़ी थी, उसके बाद भी आपने यहाँ पर कोई गार्ड करके हमने किया? देखिए, ये सब अरेंजमेंट जो है कारपोरेट लेवल पर होते हैं, कारपोरेट लेवल पर प्लानिंग होती है, हेड ऑफिस से प्लानिंग होती है। एट द मोमेंट यहाँ कोई गार्ड पोस्टेड नहीं है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बैंक परिसर का निरीक्षण करने के बाद बताया गया कि बैंक में सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी हैं और इस वारदात के दौरान बैंक का अलार्म सायरन भी नहीं बजा और बैंक में कोई सुरक्षा कर्मी भी तैनात नहीं था। वहीं सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है कि इसमें कुछ नजर आ जाए, जिसके बाद बैंक के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। इसके लिए बैंक के उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी। वहीं पुलिस फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की मदद से सबूत जुटाने में लगी है, जिससे किसी तरह इन बेखौफ अपराधियों को पकड़ा जा सके। जिले में बेखौफ बदमाशों ने आज एक बार फिर एक और बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की है। हम इस वक्त खड़े हैं थाना सदर के ननटागिच स्थित पीएनबी बैंक के उस एटीएम पर, जिसको देर रात कल बदमाशों ने तहस नहस कर कैश लूटने की कोशिश की है। हम आपको दिखाना चाहते हैं ये बैंक का जो एटीएम है, यहाँ पर जो बैंक का एटीएम है उसको यहाँ पर तोड़ा गया है। पूरी तरीके से तोड़ने के बाद चोर इसी रास्ते से बैंक के अंदर प्रवेश कर गए हैं, जहाँ पर कैश लूटने की कोशिश की है। लेकिन बैंक की इसको खुशनसीबी माना जाए या चोरों की बदनसीबी कि जिससे एक बैंक का जो एटीएम में कैश है वो सुरक्षित रहा है। बैंक का जो एटीएम का कैश जहाँ पर मौजूद रहता है, चोर उसको काटने में नाकामयाब रहे हैं और लगातार उन्होंने कोशिश की है। बैंक के अंदर भी काफ़ी तोड़फोड़ की है, काफ़ी तहस नहस बैंक को किया है। लगातार उन्होंने कोशिश की है कि इस बैंक के अंदर जो कैश है रखा जाए, और जिसके बाद लगातार जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, पुलिस के आला अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसपी सिटी क्षेत्र अधिकारी सभी लोग मौके पर पहुंच गए हैं और पूरी जांच जो बैंक की सुरक्षा व्यवस्था है उसकी जांच पड़ताल की है। वरिष्ठ अधीक्षक पुलिस ने बताया है कि जो बैंक की सुरक्षा व्यवस्था है वो नाकाफी थी, कई जगह खामियां
खराबियां उन्होंने पाई हैं। लगातार जांच के बाद उन्होंने इस संदर्भ में जांच के बाद कार्रवाई के आदेश भी दिए। उन्होंने कहा है कि बैंक के जो आला अधिकारियों से बात की जाएगी और इसके लिए कार्रवाई की कोशिश भी की जाएगी। लगातार देखा जा रहा है कि जो बैंक है यहाँ शाहरा सदर में, ये लगातार दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले विजय बैंक को भी बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट कर उसमें आग लगा दी थी और उसके बाद भी जो बैंक के जो अधिकारी हैं वो बैंक की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सचेत नहीं है। लगातार बैंक के अंदर सुरक्षा की खामियां देखी जा रही हैं, लगातार कमियां देखी जा रही हैं, जिससे चोरों के हौसले बुलंद हैं और लगातार ऐसी वारदातें देने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा जो पुलिस के आला अधिकारी हैं इस संदर्भ में किस तरह की कार्रवाई करते हैं और बैंक अब कितने सचेत होते हैं और जो बैंक की सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर किस तरह के कदम उठाए जाते हैं। कैमरामैन बंटी यादव के साथ साजिद, ताज न्यूज, आगरा। ताज महोत्सव एक तरफ जहां देश के विभिन्न प्रदेशों की शिल्प और कला की जानकारी हम तक पहुंचाता है, वहीं इस महोत्सव के माध्यम से हमें कई और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशंस भी मिलती हैं। इसी कड़ी में पंजाब नेशनल बैंक ने अपने स्टॉल्स के माध्यम से बैंक की सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाया। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा शिल्पग्राम में आयोजित ताज महोत्सव में बैंक का स्टॉल लगाया गया। फील्ड महाप्रबंधक श्री अशोक गुप्ता व मंडल प्रमुख श्री शशिकांत मिश्रा द्वारा फीता काट का व दीप प्रज्वलन कर विधिवत इसका उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर फील्ड महाप्रबंधक अशोक गुप्ता ने कहा कि बैंक द्वारा हर वर्ष ताज महोत्सव में बैंक का स्टॉल लगाया जाता है। हमें यहाँ पे अपनी स्टॉल लगाने का मौका मिला है। इसके जरिए जो भी यात्री या दर्शक यहाँ पे आएंगे उनको बैंक की सुविधाओं के बारे में, बैंक की सेवाओं के बारे में हम उनको जानकारी देंगे और उनको उनकी समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है, उनके हम कैसे सहायक हो सकते हैं, इस बारे में जानकारी दी जाएगी। हमारे लगातार ही सभी दिनों में हमारे कर्मचारी अधिकारी यहाँ पे उपस्थित रहेंगे और आने वाले जो भी यहाँ पे दर्शक हैं उनसे संबोधित होते रहेंगे, उनको बैंकिंग नॉलेज, बैंकिंग सुविधाओं के बारे में बताते रहेंगे। भी तो पहले भी जैसे हमारा पीएनबी की प्रगति का जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से ग्राहकों को एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट सुविधाएं दे रहे हैं हम लोग। और जो मशीनें हैं इसमें धीरे धीरे एडवांसमेंट होता रहता है। अगर आज किसी बैंक ने लगाया है तो कल दूसरी बैंक भी लगाएंगे। जो हमने सेल्फ सर्विस एरिया का कॉन्सेप्ट दिया वो पीएनबी ने पहली बार आगरा में लगाया कि एक ही जगह पे कैश डिपॉजिट, पासबुक प्रिंटिंग, चेक डिपॉजिट, एटीएम सारा एक ही इनक्लोजर में देते हैं। हम लोग भी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करते रहेंगे। मंडल प्रमुख शशिकांत मिश्रा ने बताया कि बैंक के स्टॉल पर खाता खोलने की सुविधा के साथ अलग अलग दिन पर एमएसएमई लोन, रिटेल लोन, कार व आवास ऋण आदि के लिए भी कैंप आयोजित किया जाएगा व बैंक द्वारा लकी ड्रॉ हेतु भी व्यवस्था की गई है जिसमें लोग अधिक से अधिक फायदा उठा सकते हैं। ताज महोत्सव में हर वर्ष लगने वाली रेल प्रदर्शनी का उद्घाटन आगरा डिवीजन के डीआरएम विजय सहगल द्वारा फीता काट कर किया गया। इस मौके पर उन्होंने प्रदर्शनी में रेलवे द्वारा लगाए गए मॉडल्स की जानकारी देते हुए रेलवे के इतिहास पर प्रकाश डाला और बताया कि आम लोगों को रेलवे से जुड़ी अहम जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। हम लोगों ने तरह तरह के मॉडल्स, हमारे स्टीम इंजन, डीजल और कुछ हमारे कोचेस के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं मॉडल्स। मुझे बताया गया है कि हर साल रेलवे का जो स्टॉल है ये सबसे लोकप्रिय होता है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी अपनी लोकप्रियता को कायम रखते हुए रेलवे का जो स्टॉल है ये नंबर 1 कहलाएगा। उसमें थोड़ी दिक्कत रही, हम उसको अरेंजमेंट कर नहीं पाए हैं, बट स्टिल आई थिंक उसके बिना भी आपको बहुत कुछ यहाँ मिल जाएगा जिसमें कि आपका ज्ञानवर्धन भी होगा और बच्चों को खुशी भी होगी। खबरों का सिलसिला जारी, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान
वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेटबंद कॉलोनी यानी नंदनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदनी स्टेट। साई आशा प्रॉपर्टी एरिया अप्रूव्ड कोठी प्लॉट खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एरिया अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टी, शॉप नंबर 56, सोपुडा रोड, ADA हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। फतेहपुर सीकरी में जनाजा ले जाते वक्त हुए लाठीचार्ज की राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की निंदा की है, जिसके नेताओं ने शोक संतृप्त परिवार के खिलाफ मुकदमा लिखे जाने की भी घोर भर्त्सना की। रालोद पदाधिकारियों ने पीड़ित परिवार के प्रति सहानुभूति जताई और प्रशासन से मामले की जांच कराने की मांग की। 17 तारीख को फतेहपुर सीकरी में जो घटना हुई, वहाँ पर शब्बीर कुरैशी जी की उनका जनाजा निकल रहा था और उस समय जब लोग होते हैं ऐसे माहौल में, ऐसे समय में, स्वाभाविक सी बात है कि संख्या ज़्यादा थी, लोग उनकी अर्थी को ले जा रहे थे दफनाने के लिए। उस स्थिति में वहाँ पर पुलिस वालों ने और होमगार्ड वालों ने लोगों को बैरियर लगा करके रोका। ये मेरी ही नज़र में नहीं, सामाजिक रूप से भी अगर देखें, किसी की अर्थी, किसी का जनाजा जा रहा हो तो ऐसी स्थिति में मानवता सामने होती है और मानवता के नाते ऐसी स्थिति में सबको एक सांत्वना के रूप में उस परिवार के साथ और होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर ये गलत उन लोगों ने हरकत की और उस गलत हरकत की वजह से आज ये नतीजा है कि वहाँ पर बवाल हो गया। और निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति में उस परिवार के साथ अगर अभद्रता आप करेंगे तो आक्रोश तो पैदा होगा ही। तो हम इसकी भर्त्सना करते हैं कि ये बहुत गलत हुआ है और इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस ने उसी परिवार के और उन्हीं लोगों पर मुकदमा भी लिख दिया। ये भी बड़ा गलत काम किया गया है। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर जनपद भर के अधिवक्ताओं ने निकाला पैदल मार्च, जिन्होंने दीवानी से लेकर शहीद स्मारक तक जन चेतना रैली निकाली और आगरा में बेंच की स्थापना की मांग दोहराई। उन्होंने दीवानी मामलों की सुनवाई इटावा में किए जाने पर भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है। वकीलों ने बताया कि आगामी 21 फरवरी को संघर्ष समिति की होने वाली बैठक में अगले कदम पर फैसला लिया जाना है। लंबे समय से चली आ रही हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों का आंदोलन आज भी जारी है, जिन्होंने दीवानी से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च कर जन जागरण का काम किया। दीवानी से निकला वकीलों का काफिला MG रोड से घटिया होकर शहीद स्मारक पहुंचा, जहां उन्होंने अपनी सभा की। इस तरह से उन्होंने एक बार फिर जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के पालन की बात करते हुए प्रदेश और देश की सरकारों पर वकीलों की उपेक्षा का आरोप लगाया और अपनी अगली प्लानिंग के लिए अगली बैठक में फैसला होने की बात कही। आज हमने जन जागरण के लिए पैदल मार्च किया था। इसमें यहाँ से दीवानी से लेके घटिया और शहीद स्मारक और फिर दीवानी तक पैदल मार्च है। पहले हमारा कलेक्ट्रेट तक प्रोग्राम था, लेकिन वो अपरिहार्य स्थितियों में स्थगित किया गया और यहाँ से वापस दीवानी तक का पैदल मार्च किया। कई अपरिहार्य स्थिति होती है, उनको सबको देख के, स्थिति को देख के कार्यक्रम तय किए जाते हैं और चेंज किए जाते हैं। अब क्या अगला 21 तारीख को मीटिंग है, उसमें आगामी कार्यक्रम तय किए जाएंगे। न्याय पाने के लिए चौकी थानों के चक्कर काट रही है दुराचार के प्रयास की शिकार नर्स।
जिसे इलाज के बहाने बुलाकर वहशी ने अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। मामला थाना सिकंदर क्षेत्र का है। पीड़िता ने बताया कि कई बार थाने के चक्कर लगाने के बाद भी पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की। उसने आला अधिकारियों से भी न्याय की गुहार लगाई है। नगलापदी में रहने वाली ये महिला एक निजी अस्पताल में नर्सिंग कर गुजर बसर कर रही थी। कई वर्षों तक अपने हुनर से उसने सैकड़ों लोगों के दुख दर्द दूर किए, लेकिन इस पेशे ने उसे आज एक ऐसा जख्म दे दिया जिसकी पीड़ा ताम्र उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। इस महिला ने ताज न्यूज से हुई बातचीत में बताया कि 7 फरवरी को थाना सिकंदरा क्षेत्र के गेलाना निवासी भुल्लड़ ने उसे पत्नी की बीमारी का हवाला देकर धोखे से घर बुलाया और उसके साथ मुंह काला करने की कोशिश की। मेरे को उसने इंजेक्शन लगाने को घर बुलाया, फिर उसके बाद में कमरा बंद करके मेरे साथ कई काम किए। उसका नाम भुल्लड़ नहीं किया था, उसने मेरा नागा भी तोड़ दिया, चिल्लाया उसने और टीवी का आवाज खोल दिया थे। वोट कराने गए थे तो हुई नहीं, आज फिर गए तो फिर से नहीं लिए अभी। थाने चौकी से टकराने के बाद महिला न्याय की आस में इधर उधर भटक रही है, मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं। महिला ने बताया कि उसके द्वारा दी गई लिखित शिकायत को भी थाना पुलिस ने अनदेखा कर दिया है। बेटी का सम्मान आराधना का अभियान कार्यक्रम के तहत शिवरात्रि के दिन जन्मी बेटियों को आर्थिक सहायता दी गई। एसएन मेडिकल कॉलेज के स्त्री एवं प्रसूत विभाग के चिकित्सक और समाज सेवियों ने बढ़ती कन्या भ्रूण हत्या की घटनाओं पर चिंतन किया। बेटी का सम्मान आराधना का अभियान कार्यक्रम के तहत नवजात कन्याओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों को पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया। इस अवसर पर संस्था की महासचिव डॉक्टर हृदय चौधरी ने बढ़ती कन्या भ्रूण हत्या पर चिंता जताते हुए समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बताया। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर एसएन मेडिकल कॉलेज में जन्मी कन्याओं के परिजनों को सहायता राशि का चेक देकर सम्मानित किया गया। मेडिकल कॉलेज के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग सभागार में आयोजित कार्यक्रम में चिकित्सकों के साथ समाजसेवी भी मौजूद रहे। आराधना संस्था द्वारा ये जो बेटी बचाओ और बेटी का सम्मान आराधना का अभियान की जो शुरुआत की गई है, मैं वाकई प्रशंसनीय हूँ। मैं उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगरा में अग्रणी रूप से बढ़ा रहे हैं। आराधना संस्था ने आज बेटी का सम्मान आराधना का अभियान की शुरुआत एसएन मेडिकल कॉलेज से की है, जिसमें सभी चिकित्सा जगत से मैंने अपील की है कि बेटी का सम्मान बहुत जरूरी है। बेटियों को बचाने की आज बहुत आवश्यकता हो गई है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए संस्था अध्यक्ष पवन आगरी ने आगरा के आगामी सेवा प्रकल्पों की जानकारी दी। समाजसेवी पूर्ण डावर ने संस्था के कार्यों की प्रशंसा करते हुए इस तरह के कार्यक्रमों की समाज के लिए उपयोगिता बताई। आगामी दिनों में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए संस्था द्वारा जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। इस मौके पर संस्था के सभी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। खबरों का सिलसिला जारी, लेकिन रुक रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेटबंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। साई आशा प्रॉपर्टी एरिया अप्रूव्ड कोठी प्लॉट खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एरिया अप्रूव्ड प्लॉट के लिए संपर्क करें।
पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टी, शॉप नंबर 56, 100 फुटा रोड, ADA हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। ब्रेक के बाद अगली खबर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र संवाद में उच्च शिक्षा के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चिंतन किया गया। 15 जिलों से आए विद्यार्थी परिषद के छात्र प्रतिनिधियों ने विशेषज्ञों के समक्ष अपनी जिज्ञासाएं रखी। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम अध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित करके किया। छात्र संवाद में बदली शिक्षा व्यवस्था और छात्रों की समस्याओं पर चिंतन व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आए केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। ब्रज क्षेत्र के 15 जिलों के महाविद्यालयों के अध्यक्ष और महामंत्री कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के संक्षिप्त परिचय और सम्मान के साथ हुआ। छात्र संवाद में जो उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई चुनौतियां हैं उन पर चर्चा की जाएगी। आज ये देखा जा रहा है विद्यालय तो हैं लेकिन अध्यापक नहीं है, विद्यालय हैं, क्लासरूम है, प्रयोगशालाएं नहीं है और इसके साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर गिरावट आती जा रही है। तो इनसे जुड़े हुए जो भी पठन पाठन से शोध से जुड़े हुए विषय हैं उन पर चर्चा होगी और वे विषय जो निकल के आएंगे उन्हें समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित करने का हम लोग प्रयास करेंगे। अच्छा, संवाद में ब्रज क्षेत्र के जो ब्रज क्षेत्र है इसके सभी कॉलेजों के डिग्री कॉलेज जो हैं जहाँ पर विद्यार्थी परिषद का काम है उन कॉलेजों के अध्यक्ष मंत्री विद्यार्थी परिषद के इसमें आमंत्रित किए गए हैं। इसमें हम उनसे छात्रों से जो वर्तमान में शिक्षा प्रणाली हमारी चल रही है वहाँ क्या चल रहा है, कैसी पढ़ाई चल रही है, उसके ऊपर चिंतन मनन, आगे उनको क्या लगता है क्या शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए, ये भी फीडबैक हम इसमें लेने वाले हैं। वर्तमान समय की उच्च शिक्षा के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर भी चिंतन किया गया और इनके समाधान पर मंथन किया गया। डॉक्टर यादवेंद्र के मुताबिक इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों की समस्याओं को चिन्हित कर भारत सरकार को इसके समाधान के लिए विषय में अवगत कराना है। इस मौके पर विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद और भारत माता की जय के जमकर नारे भी लगे। ABVP विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महापुरुषों के विचारों को भी छात्रों तक संचारित करने का प्रयास करती है। इस अवसर पर विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारी वहां मौजूद रहे। आगरा कॉलेज में एथलीट गेम्स का शुभारंभ जिलाधिकारी पंकज कुमार ने स्काउट गाइड्स की सलामी लेकर किया। कॉलेज क्रीडांगन में भव्यता के साथ संपन्न हुए कार्यक्रम में वार्षिक खेलकूद समारोह में विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्टूडेंट्स ने खेल भावना की शपथ ली। आगरा कॉलेज क्रीडांगना में एथलीट गेम्स का शुभारंभ गुरुवार को भव्यता के साथ हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आए DM पंकज कुमार ने गेम्स फ्लैग की सलामी ली। कॉलेज के स्काउट गाइड्स ने जिलाधिकारी के समक्ष कदम ताल प्रस्तुत कर खेल भावना की शपथ ली। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर मनोज रावत ने जिलाधिकारी पंकज कुमार को बुके भेंट कर स्वागत किया। विगत दिनों से कॉलेज क्रीडांगना पर विभिन्न संकायों के बीच मैत्री मैच खेला जा रहा था। इन गेम्स में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। देखिए, वार्षिक खेलकूद समारोह जो हम लोग आयोजित कर रहे हैं, इस बार सारी प्रतियोगिता हमने इंटर फैकल्टी कराई है। बहुत अच्छे संख्या में बच्चों का पार्टिसिपेशन हुआ है। उनकी हौसला अफजाई के लिए अब जो एथलीट की मीट्स हमारी आज होनी है उसका औपचारिक उद्घाटन और जो प्रतियोगिता हो चुकी उनमें फर्स्ट सेकंड विनर का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। आगरा कॉलेज के आज एथलेटिक मीट्स का शुभारंभ है। मैंने प्रिंसिपल साहब से और सभी स्टूडेंट्स को बहुत बधाई दी है और साथ में ये कहा है कि जो भी दुनिया के बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, हार्वर्ड है, जितने बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, सबकी टीम्स बहुत अच्छी होती हैं। वो सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं जाने जाते, अपने बहुत अच्छी टीम्स के लिए, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स के लिए जो कि एथलेटिक्स में भी होते हैं, क्रिकेट में भी होते हैं, सॉकर में होते हैं, रग्बी में होते हैं, बेसबॉल में होते हैं, उसके लिए भी जाने जाते हैं।
सो ऑल दीज बिग कॉलेजेस, उनमें पढ़ाई तो होती ही होती है, बट जो व्यक्तित्व का एक चतुर्मुखी विकास होता है उसके लिए इन खेलों में भी उतना ही ध्यान दिया जाता है। विभिन्न खेलों में विजयी प्रतिभागियों के चेहरे पर उस समय खुशी छा गई जब जिलाधिकारी के हाथों से उन्हें स्मृति चिन्ह मिला। डीएम पंकज कुमार ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए शिक्षा के साथ खेल प्रतिभा की अहमियत बताई। दुनिया भर के बड़े कॉलेज और विश्वविद्यालयों का जिक्र करते हुए इनकी पहचान के लिए खेल भावना को जिम्मेदार बताया। अब इन्हीं विजयी प्रतिभागियों में से विश्वविद्यालय गेम्स के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। इस मौके पर कॉलेज के सभी संकायों के विभागाध्यक्ष वहां मौजूद रहे। ताज महोत्सव में दर्शकों को सुरक्षित माहौल और मेले का आनंद देने के लिए जिला प्रशासन बेहद गंभीर दिखाई दे रहा है। गुरुवार को एडीएम सीएस अतुल सिंह ने ताज महोत्सव के मेले की व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए मेले में निगरानी निरीक्षण किया, जिसमें तमाम अव्यवस्थित व्यवस्था फैलाने वाले दुकानदारों को सही व्यवस्थाएं रखने की चेतावनी दी गई। एडीएम सीएस अतुल सिंह ने गुरुवार को ताज महोत्सव मेले के पूरे प्रांगण में निगरानी निरीक्षण किया, जिसमें उन तमाम दुकानदारों का सामान व्यवस्थित तरीके से रखवा कर चेतावनी दी कि दुकान का जितना एरिया उन्हें दिया गया है वो उसी में अपना सामान लगाएं, उससे बाहर सामान न लगाएं। इससे मेले की व्यवस्था खराब होगी और सुरक्षा के इंतजामात भी बिगड़ जाएंगे। वहीं मेले में दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने भी इस कार्रवाई को सही बताया। नाप से दुकानें सबको आवंटित की है, उसकी एक नाप है। और ये सब करते क्या है कि अपनी दुकानों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए पूरे रास्ते को अतिक्रमित कर रहे हैं। तो उसी के तहत ये कंटिन्यूस चेकिंग में है, कोई अपनी दुकान आगे नहीं बढ़ाए, और अगर कोई अपनी दुकान बार बार कहने के बाद आगे बढ़ाता है और मानता नहीं तो उसकी निरस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित मेला है। और तो सुरक्षा की दृष्टि से भी ये सब मतलब रास्ते अवरुद्ध होंगे और आम जनमानस को जो भी आती है मेले में आता है उसको दिक्कत होगी, रास्ता इम्पोज हो जाएगा तो निकलने में दिक्कत होगी। जो तरीके की नई तरीके की समस्या उन सब के लिए ताज महोत्सव आगरा का एक मशहूर महोत्सव है, जिसमें हजारों देशी विदेशी लोग शामिल होते हैं और उन सभी की सुरक्षा व्यवस्था जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। साथ ही मेले में आनंदमयी वातावरण देना भी जिला प्रशासन के ऊपर ही निर्भर करता है, जिसे जिला प्रशासन बखूबी निभाता रहा है। पेड़ लगाने के विवादित मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निलंबित हुए डीएफओ ललित कुमार के बाद आगरा में नीतीश रंजन तिवारी ने डीएफओ पद का पदभार संभाला था, जिनका मात्र 1 महीने के भीतर ही ट्रांसफर हो गया। सूत्रों की माने तो इस पद पर लखनऊ के शर्मा जल्द ही जिम्मेदारी संभालेंगे। आगरा डीएफओ का पद एक बार फिर खाली हो गया है। पूर्व डीएफओ ललित कुमार के निलंबन के बाद नीतीश रंजन तिवारी ने इस पद की जिम्मेदारी संभाली थी, जो 1 महीने के भीतर ही अपना ट्रांसफर कराकर आगरा से चले गए और इसी के साथ ये कुर्सी एक बार फिर से खाली हो गई। सूत्रों के अनुसार इस बार इस कुर्सी पर लखनऊ मुख्यालय के सिंह की तैनाती होनी है, जो जल्द ही आगरा में डीएफओ की कुर्सी संभालेंगे और ताजनगरी की हरियाली को बरकरार रखेंगे। श्रम विभाग के कार्यालय के कर्मचारी इन दिनों चैन की बंसी बजा रहे हैं और श्रम कार्यालय के बाहर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले मजदूर बेहद परेशान हालत में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। वहीं आगरा श्रम कार्यालय के अधिकारी भी अपने विभाग के कर्मचारियों की इस स्थिति पर आंखें मूंदे बैठे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। श्रम विभाग के आगरा कार्यालय पर डीएससी रमेश चंद की मौत के बाद अभी तक किसी अधिकारी की पोस्टिंग नहीं हुई है, जिसे लेकर विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की चांदी हो रही है। विभाग के अधिकारी और कर्मचारी दिन भर काम काज छोड़कर धूप में बैठे रहते हैं और कर्मचारी अपनी मस्ती में मस्त दिखाई देते हैं, जिसका सीधा असर उन मजदूरों पर पड़ता दिखाई पड़ रहा है जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना बाकी है। वहीं भवन निर्माण मजदूरों का पंजीकरण विभागीय लोगों के लिए एक्स्ट्रा इनकम का जरिया बन गया है, जिस पर दलालों ने भी अपना कब्जा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि सब की जानकारी विभाग के उन जिम्मेदार लोगों को भी है जिन्हें डीएलसी की मौत के बाद कार्यालय संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। भारतीय डाक विभाग ने ताज महोत्सव में अपना अस्थायी डाकघर खोला है, जो मेले में खरीदारी करने वाले लोगों को सामान घर घर तक पहुंचाने वाली मुसीबत से छुटकारा दिलवाएगा। डाक विभाग ताज महोत्सव में हर साल इस अस्थायी डाकघर की व्यवस्था करता है। इस बार डाक विभाग ने ताज महोत्सव में डाक सेवा देने के साथ विभाग की अन्य सेवाओं की जानकारी देने की भी व्यवस्था की है। भारतीय डाक विभाग ने हर साल की तरह इस साल भी ताज महोत्सव में अपना अस्थायी डाकघर खोला, जहां ताज महोत्सव मेले में खरीदारी करने वाले लोगों को सामान के लाने और ले जाने में कोई मुसीबत ना हो।
डाक विभाग के आगरा परिक्षेत्र के डीपीएस विनोद कुमार के अनुसार डाक विभाग के इस डाकघर में विशेष सुविधाओं का इंतजाम किया गया है, जिसके प्रयोग से ग्राहकों का सामान निश्चित समय में उनके घरों तक पहुंचा दिया जाएगा। साथ ही विभाग इस विशेष सुविधा के लिए कोई शुल्क भी नहीं ले रहा। डाक विभाग हर साल ताज महोत्सव में शामिल होने वाले लोगों को खुलकर खरीदारी करने और सामान को लाने ले जाने की समस्या से फ्री होने की छूट देता है। साथ ही डाक विभाग ने इस साल ताज महोत्सव में अपने विभाग की अन्य सेवाओं की जानकारी देने के लिए भी इंतजाम कर रखे हैं। आकांक्षा सेवा समिति और मंगलातन विश्वविद्यालय ने मिलकर ताज महोत्सव के मेले में लोगों के बीच बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एक अलख जगाने की कोशिश की। मंगलातन विश्वविद्यालय के रंगमंच के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों तक बेटी की अहमियत और बेटी न होने की स्थिति को दर्शाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूक अभियान की झलक आगरा के मशहूर ताज महोत्सव में भी दिखाई दी, जहां मंगलातन विश्वविद्यालय के कलाकारों ने ताज महोत्सव मेले के बीच लोगों में बेटियों को बचाने और पढ़ा लिखा कर कुछ बनाने की जागरूकता लाने की कोशिश की। सोचो अगर लड़की नहीं होगी तो माँ कहाँ से लाओगे, और माँ नहीं होगी तो संतानें जन्म कहाँ से पाएंगी। जब जन्म ही नहीं होगा कोई तो ये सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। मंगलायतन विश्वविद्यालय के कलाकारों के मनोबल को बढ़ावा देने के लिए आकांक्षा सेवा समिति की अध्यक्ष और मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर की पत्नी संगीता भटनागर भी मौके पर मौजूद रहीं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में नौजवानों से आगे आकर सहयोग करने की अपील की। जब तक युवा वर्ग नहीं जुड़ेगा, मानसिकता लोगों की नहीं बदल सकेगी। सबको पता है कि बेटियां किसी हमारे समाज के लिए, हमारे संस्कृति में देवियों की पूजा की जाती है, तो लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी है। और जब बच्चे जागरूक होंगे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। वहीं ताज महोत्सव मेले में लोगों को बेटी की अहमियत बताने और उसके न होने की स्थिति में परिणाम क्या होगा को समझाने वाले मंगलायतन विश्वविद्यालय के कलाकार भी बेटियों को बचाने वाले कार्यक्रम से जुड़कर काफी खुश नजर आए। ये बहुत सही मैसेज है, क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कन्याओं को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा सोशली डिमोलाइज किया जा रहा है। तो आई थिंक इट इज़ बेटर टू टीच टू द पीपल दैट दिस मैसेज दैट वी हैव टू सेव द गर्ल चाइल्ड, बिकॉज नाउ दैट इज डिप्लीशन इन द नंबर ऑफ गर्ल्स क्रिएट्स अ ग्रेट प्रॉब्लम टू अस इन द फ्यूचर। कर्नाटक में बेटी तो भ्रूण हत्या होती है, उसको रोकने के लिए और बेटियों को जो एजुकेशन के मामले में उन्हें पीछे रखा जाता है, एजुकेशन के मामले में इवन हर फील्ड में उन्हें आगे रखने के लिए उनको सपोर्ट करने के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए बस ये संदेश है। समाज को जागरूकता की ज़रूरत है, तो मैं एक कॉन्सेप्ट लाया नुक्कड़ नाटक का। बहुत कम हो रहा था, आज पिछले 1 महीने से हमने 20 जगह पे नुक्कड़ नाटक किए हैं। ताज महोत्सव ऐसी जगह है जहाँ क्राउड है, इकट्ठा मैं मैसेज बहुत सारे लोगों को कन्वे कर सकता हूँ। और दूसरी बात ये रही कि आज हमने यूनाइटेड नेशन का एक कैंपेन है ही फॉर शी, उसको भी लॉन्च किया है, जिसका शुभारंभ श्रीमती संगीता भटनागर जी ने किया है। तो हमारा मकसद यही है कि जितने लोगों तक मैसेज कन्वे हो जाए और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार कम से कम हो, भ्रूण हत्या बंद हो, तेजाब हमले बंद हो, तो हमारी कोशिश वही रहेगी। बेटी हो, पत्नी हो या माँ हो, सभी स्थानों पर स्त्री पुरुष के बराबर का दर्जा रखती है और हर स्थान पर पुरुष स्त्री के बिना अधूरा नजर आता है। बावजूद इसके ज्यादातर परिवारों में बेटी के स्थान पर बेटे की चाह दिखाई देती है, जो गलत है। और ये सोच धीरे धीरे हमारे समाज से स्त्रियों की संख्या में तेजी से कमी कर रही है और तेजी से कम होती इस संख्या को रोकने के लिए देश प्रदेश स्तर पर जोरदार अभियान भी चलाए जा रहे हैं। और ताज महोत्सव जैसे मेलों में लोगों के सामने इस तरह के नुक्कड़ नाटक बेहद अहम भूमिका निभा सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार।
ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।